नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। जो भी नए हैं वो ध्यानपूर्वक सुन लें। ये बैच इस तरह से डिजाइन की गई है, इसका कंटेंट दिया जा रहा है कि यहाँ जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है वहां सब में ये यूजफुल होता है। तो आप में से इस क्लास को वो भी कर सकते हैं जो इवन उत्तर प्रदेश वाले को नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं कोई, जैसे कि फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम ऊपर लिखा है, उसके अनुसार भी अगर कोई कर रहे हैं आप तो वो अभी ये यूजफुल होगा, वो भी इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी, कौन सा नंबर क्लास है? 95 नंबर क्लास है और आज करेंगे हम डीबीएमएस के बारे में बात, यानी कि अगली यूनिट में हमारा है 01 पहली क्लास है डीबीएमएस की। इसमें बेनिफिट्स और डेटाबेस ये फाइल मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। कुल मिला के डीबीएमएस में हम अधिकतर जो बातें करेंगे वो करने वाले हैं मैनेजमेंट के ऊपर। चलिए टॉपिक यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वहां खोलेंगे। इससे पहले चलते हैं अपने आगे कंटिन्यू स्लाइड को देख लेते हैं। कौन कौन स्लाइड? राइट का मतलब है जो नए हैं उनके लिए, राइट का मतलब है कि वो जो टॉपिक है वो करवा दिए गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट रखे हुए, वहां जाकर आप देख सकते हैं क्लास। चलिए इसकी पीपीटी आप चेक कर लेना, आपको सारी चीज वहां मिल जाएगी। निशान लगा हुआ है कौन कौन से हो गया टॉपिक। अब जैसे ये बचा हुआ तो इसको भी करा दिया जाएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, इसको छोड़ा लास्ट टाइम करवाने के लिए मैंने बोला था ना। चलिए आगे आते हैं। इसमें पीसी ये पूरा हो चुका आपका। चलिए आगे अगला टॉपिक है डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा डीबीएमएस। ठीक है, चलिए आज इसके अंतर्गत डीबीएमएस में हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन इन टॉपिकों पर आने से पहले, ये तो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, कौन सा दिया है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन और फाइल मैनेजमेंट। इन पे आने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि डीबीएमएस होता क्या है और इसका क्या कार्य है, इसके क्या प्रॉफिट है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे और डेटा जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको समझेंगे। तो पहले हम किसको जानेंगे? डीबीएमएस को जानेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे ये बोलते होंगे कि ये क्लास किस तरह से डिजाइन की जा रही है, कैसे क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि यज्ञ विद्या आपको पूरा सिलेबस उस तरह से डिजाइन करके चला रहा है कि जो आपके एग्जाम यूजफुल होता है। ठीक है ना, इवन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन में टेंशन ना लें, वो भी करवाऊंगा। बस बने रहिए कंटिन्यू और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर करते चलिए। चलिए इसमें क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस लाभ वगैरह जो मैंने बताई हम जानेंगे। पहले डेटाबेस मैनेजमेंट को जानते हैं, पार्ट 1 है हमारा इसका। आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहली स्लाइड आपको सामने आई है। मेरा पहली स्लाइड में जो दिया है उसको पढ़ने से पहले, उसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सबसे कि मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं कैसे मान सकूंगा कि आप क्लास को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आपने क्लास पूरी की है? अगर पूरी की है तो मैं लास्ट में भी एक क्वेश्चन दूंगा, वो भी आपको बताओगे, और शुरू में भी दिया। दोनों क्वेश्चन अगर आप दे जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा आपने कंटिन्यू क्लासेस की। तो चलिए आपको क्या बताना है कि डीबी ये मतलब मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कार्य होता है, ये आपको बताना। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूँ मैनेजमेंट का मतलब। आपको तो पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, है ना, अपनी ओर से। जिसको पता नहीं वो भी सुन ले और बाद में लिखते कभी। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य को क्या करना है, मैनेज करके चलना है। चाहे डेटा हो, चाहे कार्य करना हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो उससे पहले आपके सामने लाया हूं सिलेबस। उस सिलेबस में जैसा कि आपने देखा होगा पहले क्लास मैंने विस्तार से सिलेबस बताया, उसके बाद मैं टॉपिक पे गया। तो जब मैंने विस्तार से सिलेबस और दोनों चीज बताया था, उस समय क्या हुआ था, मेरा जो टॉपिक कंप्लीट कराने पर क्लास बहुत बड़ी चली गई थी, आपको पता है वो तो, है ना। और उसी के साथ क्या हुआ था, जब वो जो मैंने सिलेबस दिया तो कहीं ना कहीं उसके लाइन वैसे चले। और अभी भी आपने देखा होगा क्लास की शुरुआत में मैंने सिलेबस दिखाता हूँ, हर क्लास में दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास को लेकर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक मैनेज के अनुसार, एक सीक्वेंस में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, एक लीनियर रेखा में चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक मैनेजमेंट के अनुसार चल रहा है, मैनेज करके चल रहा हूँ। अगर मैं आपको डेली क्लास नहीं दूंगा रेगुलर, जिससे बीच में हमने 2 क्लास पर डे दी थी क्योंकि एग्जाम जल्दी होने की संभावना थी। अब एग्जाम की जब डेट दूर जाती जा रही है तो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, डेट का कोई भरोसा नहीं चल रहा है। हो सकते हैं चुनाव से पहले हो जाए, चुनाव के बाद भी हो सके, लेकिन संभावना है कि चुनाव के बाद ही होगी। तो मान के चले आप मई जून तक तो मान के चलिए फिर भी कि जून में हो सकती है आपकी एग्जाम, मई जून में तो हो जाएगी, मई या जून। ठीक है, तो इनमें से आपकी एग्जाम होगी। तो जब ये एग्जाम अगर वहां होती है तो उससे पहले हमें क्लास कंप्लीट करा लेनी तो हो जाएगी। हालांकि अभी क्लास तो कंप्लीट बहुत जल्दी, अभी जो क्लास थोड़ी बड़ी भी कर दी चालू, देन अभी कुछ एक देर तो वापस हम 2 चालू कर देंगे, आप टेंशन ना लें।
पर डे 2 क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये मैं कंटिन्यू नहीं दूं तो क्या एक मैनेजमेंट में आएगा? नहीं आएगा। मैं कंटिन्यू क्लास दे रहा हूं तो आप भी कंटिन्यू बने हुए हैं और क्लासेस कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक मैनेज चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है, एक संतुलित वे में चल रहा है। अब ये जो क्लासेस हैं मैंने कम की, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लास करने वाले हैं, उनकी संख्या है, ग्राफ गिरा बीच में। क्यों गिरा? उन लोगों का ग्राफ गिरा जो कि चाहते हैं एग्जाम के समय तैयारी करें। अभी मेरे जो इसमें है कुछ ही फ्लोर है कंटिन्यू वाले कुछ ही है अच्छे खासे, लेकिन क्या है, कंटिन्यू वाले कम है। तो जो कंटिन्यू वाले हैं, जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, ये तय है कि उनका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय का इंतजार नहीं किया कि एग्जाम की तारीख कब आएगी, उन्होंने अभी से लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम क्लियर करना है तो आज से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती तो आ चुकी है ना, एग्जाम भले 1 साल बाद हो, जब भी होगी होना तय है ना, हम तैयार रहे पहले से लड़ने के लिए। उस समय का क्यों इंतजार करें? यानी कि अगर आपको कुआं प्यास लगी और कुआं उसी समय खोदोगे तो पानी में समय नहीं मिलेगा, कुआं पहले ही खोद के रखना पड़ेगा। वैसे ही हमें पहले से समय निर्धारित करके सब कार्य मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब हमारा जो सफलता है वो मिल पाएगी। आई होप प्रैक्टिकली एग्जाम्पलों में आप समझ पा रहे हो मैनेजमेंट का मतलब। मान लीजिए डेटा की बात आती है, अब यहाँ क्या रहा? डेटा बेस। ये तो हुआ हमारा मैनेजमेंट शब्द का अर्थ। अब आता है डेटा बेस। डेटा का मतलब हो रहा है यहाँ पर कोई भी किसी तरह डेटा, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसी को ले लीजिए। उसमें आपका क्या दिया है? रीजनिंग, पहले सॉरी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दिया है। उसके बाद आपका रीजनिंग का मेंटल वाला दिया है और जो लॉजिकल वाले दोनों दिया है, ठीक है, मानसिक और जो लॉजिक तर्क के पर आधारित है, दोनों तरह की रीजनिंग दी हुई। उसके बाद अगला दिया उन्होंने कौन सा? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपका कंप्यूटर बहुत बड़ा सिलेबस दिया है ना, क्योंकि पूरा पेपर है उसके ऊपर टिका हुआ है, वर्क ही उस पर टिका है, तो उसने सिलेबस उसको दिया है। जी ये सिलेबस दिया है, ये सीक्वेंस में दिया है, क्वेश्चन भी सीक्वेंस में आएंगे और एक कंटिन्यू वे में आएंगे। उसने डिसाइड कर दिया पहले से उस डेटा को कि इस पर्टिकुलर पार्ट से हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इससे इतने पूछेंगे। ये क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है? पहले से मैनेज करके दिया गया है, आपको उसके अनुसार अपने कंटेंट को तैयार करना है, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है। तो आपके सामने जो डेटा आने वाला है वो किस फॉर्मेट में आने वाला है? एक कंटिन्यू, एक अनुक्रमित रूप से आने वाला है, संतुलित रूप में आने वाला है। सिस्टम मतलब प्रणाली, ठीक। अब यहां पढ़ते हैं जो मैंने आम भाषा में समझा है, यहां पर टर्मिनोलॉजी के साथ लिखा है, आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके उसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे दोस्त, एक दो ने कमेंट किया है कि सर आप पहले पढ़ते हो समझाते नहीं हो। मेरे भाई मैं शब्दों को समझा दे रहा हूं, उसके बाद और क्या समझाऊं। अब अगर कोई टॉपिक ऐसा का ऐसा ही है, कोई ऐसी चीज है उसके लिए मैं नहीं कर सकता हूं सरलीकृत, उसका जो दिया है वही बोलना पड़ेगा, तो उसको मैं कैसे आपको तोड़ के गलत समझा दूं। अगर मैं कुछ मान लीजिए उसको कुछ भी मान के मैं समझा दूंगा, आप ये बोलेंगे गलत पढ़ा दिया, है ना। वो भी सावधान रहना पड़ता है, यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ सब तरह के मिलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान देना। डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को प्रबंधित, मतलब उसको क्या करता है? सुरक्षित, मतलब एक मैनेज करके रखने वाला। प्रबंधित मतलब मैनेज करने, उसे संग्रहित करने, स्टोर करके, और उससे डेटा को प्राप्त करने और उपयोगकर्ता को डेटा तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह डेटा को संरचित रूप में रखने में मदद करता है और जिससे डेटा को आसानी से प्रबंधित, अपडेट किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जा सकती है। यह डेटाबेस में प्रबंधन प्रणाली को स्थायी और सुरक्षित रखने में भी मदद प्रदान करता है। यहां पर सिंपल सी बात ये बोली गई। आप बोले सर इतनी खतरनाक शब्दावली वगैरह लाए हो आप, देखिए यहां मैंने वही टर्म यूज की जो आपके क्वेश्चन के विकल्प बनेंगे। अब जैसे यहां लिखा है, पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर, बस ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा आपके एग्जाम का क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे बनेंगे। 2 मिनट यार, क्या हो गया? ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अभी कि कैसे बनेंगे। तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये जो ये लिखा है, ये आपको देगा निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए वो कौन सा कथन डीबीएमएस के बारे में सही है। और ये देगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हार्डवेयर है। जब यहां सॉफ्टवेयर लिखा है और मैं हार्डवेयर बोल रहा हूं तो क्या ये कथन सही होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। अब आप में से जिसने भी ध्यानपूर्वक सुना होगा ना पूरी बात, वो तो बोल जाएगा अच्छा हार्डवेयर क्यों बोला सर ने और सॉफ्टवेयर क्यों किस लिए था। अब आप में जिसने ध्यानपूर्वक सुना वो कमेंट करेगा सर आपने यहाँ सॉफ्टवेयर लिख रखा आप हार्डवेयर बोल रहे हो। नहीं,
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके विकल्प में अगर हार्डवेयर आएगा तो वो सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये शब्द की हेरफेर करेगा एक एग्जाम में। ठीक है, अगला क्या कह रहेगा वो, आपके इसमें डेटा की जो देखा ना यहाँ पर क्या किया जा सकता है, प्रबंधित, मतलब उसको मैनेज करके रखा जा सकता है और अपडेट भी कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। जी हाँ, ये सारी चीज इसमें की जा सकती है डेटा की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक शब्द और देना है, क्या ध्यान देना है, चलो मैं अपना आपको हाइड कर रहा हूं। एक तो है परमानेंट, मतलब स्थायी और सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब ये इंग्लिश में लिखा है, जिस जो भी इंग्लिश मीडियम वाले वो देखते हुए चले साथ में, है ना। आते हैं इसके जो कुछ लाभ हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर समझ लेते हैं। अब आप बोल रहे हैं क्या बेनिफिट्स हैं इसके, उनको जानते हैं। उनमें क्या सर सभी के बेनिफिट्स जानना आवश्यक है? देखिए ये जो प्रणालियां हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं और इनका यूज है, तो ये क्या रहा, एक तरह से इनके लाभ के बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा, क्या हमें आंसर राइटिंग करना है? नहीं, आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में इनके जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ये लिखे हो रहेंगे, इसलिए हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देते हुए चलिएगा अच्छे से, ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, चलिए इसके साथ क्लियर। और चलिए डेटा संरचना, डेटा का क्या एक जो आपके डेटा है उसका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब आपका जो डेटा है स्ट्रक्चर, मतलब क्या, मैं आपको एक क्लास दे पा रहा हूं, मैं एक क्लास दे रहा हूं तो मैंने अभी आपको समझा डेटा का क्या है, कंटिन्यू वे में मैंने पहले इसका विकास पढ़ाया, कंप्यूटर का बेसिक चीजें बताई, उसके विकास बताया, मेमोरी पढ़ाई, फिर मैंने जंप करके क्या पढ़ाया आपको, इंटरनेट वगैरह ने सारी चीज पढ़ाई, कुछ बेसिक चीजें बताई, तुरंत वहां चला गया पेरिफेरल डिवाइस के बाद। क्यों गया, क्योंकि जो ज्यादा यूजफुल है उनको मैंने पहली प्रायोरिटी में क्या किया, डिजाइन करके रखा, मैंने सिलेबस उस हिसाब से डिजाइन किया और इस हिसाब से बनाया, उस हिसाब से आपको पढ़ाया। तो ये क्या है, एक मैंने स्ट्रक्चर बना के मेरे सामने रखा होगा ना पहले, कि मुझे पहले ये पढ़ाना है, फिर मुझे वाई पढ़ाना है, फिर मुझे जेड पढ़ाना है, फिर मुझे एक्स पढ़ाना, ये जो सारी चीजें मुझे पढ़ाना है, इनके लिए मैंने पहले स्ट्रक्चर बना के मेरे सामने रखा होगा ना रफ में, तब मैंने इसको टाइप करवाया होगा ना। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि डेटा में क्या होता है, पहला संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है। कैसा रहता है, डेटा स्ट्रक्चर को संरचित रूप में रखता है जिससे उपयोगकर्ता को आसानी से पहुंच और प्रबंधित करने में मदद मिलती है। अब आपके सामने जो प्लेलिस्ट के रूप में क्लासेस मिलती हैं, वहां हर चीज लिखी हुई है, एक के बाद एक कंटिन्यू, पहली क्लास दूसरी तीसरी ऐसे मिले ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इसके बाद एक, जैसे पहली है फिर दूसरी तीसरी चौथी, इस रूप में रखी हुई है। तो आपको एक क्या हुआ, एक कंटिन्यू वे में मिली हुई है, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सुविधाजनक है, सुरक्षित है और आसानी से आपकी पहुंच भी है। ये भी एक तरह क्या हो रहा है, ये भी एक डेटा की संरचना के रूप में आ रहा है, प्ले लिस्ट भी। ठीक है, अब बोले सर इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल लोगे ना तब समझोगे भाई। ठीक है, ठीक है ना। चलिए डेटा सुरक्षा, मतलब डेटा की सिक्योरिटी, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को प्रदान करता है, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल और डेटा इंस्क्रिप्शन, ये सिक्योरिटी अच्छी प्रदान करता है। कुल मिला के ये ध्यान देना, डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। आगे डेटा की जो आपकी क्या है, यहाँ थोड़ी देर चलता हूँ, अगला जो चौथा वाला पढ़ूंगा तब हाइड करूंगा। ठीक है, संचार की सुविधा, मतलब जो आपकी फैसिलिटी है वो कम्युनिकेशन वाली फैसिलिटी है, उसके उपयोग की बात की जा रही है, वो कैसे होती है, सुविधा अच्छी होती है, कैसी होती है। तो इसकी जो संचार की सुविधा होती है वो क्या होती है, पहुंच, उपयोगकर्ता को डेटा तक पहुंचने के लिए सुविधा प्रदान करता है, जो कि साझा डेटा, साझा मतलब एक दूसरे में, मैं आपके पास पहुंचा पा रहा हूँ और कंटिन्यू में बता रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, साझा रूप में हो रहा है। आप भी कंटिन्यू अपना फीडबैक मुझे देते हैं, मैं उसमें सुधार भी करता हूँ, वही बात है। को आसानी से प्रबंधित, मतलब उसको क्या करता है, एक वे में, जैसे मैंने जो भी क्लास ली वो एक कंटिन्यू वे में रखी है, आप उसी क्लास में कमेंट कर रहे हो उस टॉपिक से संबंधित, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दोनों में डेटा का आदान प्रदान उसी जगह हो रहा है, उसी वे में हो रहा है, में मदद करता है। अगला है आपका कौन सा, डेटा साझाकरण, मतलब डेटा को एक दूसरे को क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, एक दूसरे में शेयरिंग करने की आपको क्या हो रहा है, डेटा को शेयर करना हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने पीडीएफ है, पीपीटी जो है, इसका पीडीएफ बनाता हूं और आपको दे दे रहा हूं, तो शेयर तो कर रहा हूं ना, आपको साझा कर रहा हूं ना आपके साथ, वही है। यह अनुमति देता है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा साझा किया जा सके। इस लाइन को ऐसे समझो कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और ये की विद्या ने आपको पीडीएफ दिया, तो आपको एक परमिशन दी है कि आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस करके, इवन आप प्रिंट वगैरह जो करना चाहते हो कर सकते हो, जिससे टीम के सदस्य सहयोग कर सकें और सहयोग में डेटा का उपयोग कर सकें। आई होप ये जो मैंने अभी यज्ञ विद्या एग्जांपल लिया, ये लाइन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे है डेटा की एकता, तो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, इसमें क्या होता है, डेटा की स्थिरता। देखिए मैं इस चीज पे टाइम कम क्यों दे रहा हूं लाभ पे, इनकी जो मौखिक रूप से मैंने शुरुआत में वो जो मैनेजमेंट वाले शब्द समझाया, डेटा समझाया, वहां मैंने पूरा चीज समझा दिया आपको, इसलिए मैं इनको फास्टली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना,
यह डेटा की स्थिरता और एकता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे डेटा की गुणवत्ता बनी रहती है। कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, जो आपके सामने अलग अलग जगह, जैसे मेरे सामने जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, आपके जो बोर्ड है मेंबर, जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाली है, उसका बोर्ड का जो सिलेबस तैयार किया है, उसने जो सिलेबस दिया है कुछ कुछ टॉपिक मिक्स करके दिया है। कहीं डीबीएमएस मतलब कुछ कहाँ दे दिया, जैसे पेरिफेरल डिवाइस का है, कुछ कहाँ, ऐसे अलग अलग जगह दिया है उसने। मैंने क्या किया है, बहुत सारे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क और ये पढ़ाया था मैंने आपको, उस समय वहां नेटवर्क जो उसके लेन वगैरह पढ़ा, लेन मैनुअल, तो वहां पर केवल 3 दिया था, मैंने आपको 6 के 6 पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने टाइप नाम से भी अलग शब्द दिया, तो उसने वेरीफाई नहीं किया क्लियर, लेकिन मैंने क्या किया, उसको अलग से डिजाइन कर लिया, उसके 19-20 कितना हो सकता है उसको डिजाइन करके उस वे में आपके सामने अपडेट करके रख दिया है। तो ये क्या हो रहा है, इस तरह की आपको सुविधा गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाता है, क्यों आप डिजाइन पहले से कर लेते हो। तो कार्यक्षमता में जैसे आप यहां समझिए, डेटा को अपडेट करने में, खोजने में और प्रोसेस करने की कार्यक्षमता में सुधार करता है। यानी कि मैं ये जो क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, एक कंटिन्यू मैं दूंगा, तो आप सर्च करो तो एक के बाद आपको एक क्लास कंटिन्यू मिल जाएगी। इसको इस फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं आसानी से। और इवन मुझे कहीं भी कुछ अपडेट करना है किसी भी क्लास में, तो मैं इसमें संशोधन कर सकता हूँ। हमारी टीम यज्ञ विद्या की जो मैनेजमेंट टीम है, वो इसमें संशोधन करके कुछ भी चीज हटाना, क्लिप कुछ जोड़ना है, वो भी कर सकते हैं। समझ लो ना, वो बातें हैं। चलिए आगे है, इन लाभों के अलावा, मतलब ये जो इतने प्रॉफिट है, कितने अच्छे हैं, इसके अतिरिक्त भी और है। कौन कौन से? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विभिन्न प्रकार के डेटाबेस उत्पन्न करने और प्रबंधित करने में मदद करता है। विभिन्न मतलब जितने भी प्रकार की हैं उन सबको मैनेजमेंट कर लेता है। जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस, ये भी किस में आएगा? डीबीएमएस में आएगा। अब हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है, डीबीएमएस दिया, उसके अंदर डाल दिया उसने रिलेशनल वाला, ये पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में। नॉन रिलेशनल डेटाबेस और ग्राफ डेटाबेस, ये सारे कार्य भी इसके लाभ में आते हैं, ये भी इसके प्रॉफिट में आते हैं। अगला टॉपिक आता है आपके सामने, कौन सा? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, आई होप अब आपने जो मैंने अभी तक पढ़ा वो समझ में आया होगा। तो इसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या आप ये बताइए कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉरी रिलेशनल डेटाबेस जो है, वह किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? डीबीएमएस का है या नहीं, ये आपको बताना, मतलब इसका है या नहीं है, तो किसका पार्ट है वो बताना आपको। चलिए आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे थोड़ा। डेटा ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे अब हम, आप रीड करिएगा तब तक इसको। देखिए अब यहां पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज को क्या करो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब क्या करो, कोई भी मान लो जैसे डेटा है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? उसको प्रबंधित करोगे, कहीं ना कहीं उसको क्या करोगे, उसका मैनेजमेंट करोगे। जब उसका मैनेजमेंट करोगे उस समय उसको क्या ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे? इस वे में चलना है, जैसे मैंने सिलेबस डिसाइड किया है ना। तो जब मैं सिलेबस लेके जब सर के सामने आया था, जब सर को मैंने सिलेबस बताया, सर ने मुझे क्या बोला, आप जो सिलेबस कराओ उस सिलेबस में अगर टॉपिक कहीं मैच कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डबल मत करवाइएगा। हालांकि ने कहीं उन्होंने ये भी बोला कुछ ऐसा टॉपिक है कि वो अलग थोड़ा व्यू में लग जा रहा है, हेडिंग से हमारे थोड़ा अलग जा रहा है, तो करवा देना। तो मैंने वो भी करवाया। जैसे ई कॉमर्स वाला टॉपिक आपको ऐसा लगेगा तो मैंने डबल करवाया, लेकिन उनमें ही देखिएगा आप, पहले वाले में कम कंटेंट मिलेगा, दूसरे वाले में ज्यादा कंटेंट मिला। क्यों? क्योंकि वहां टॉपिक की विस्तार ज्यादा है, वहां कम है। कहां किसकी कितनी डिमांड है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करके उसको प्रेजेंट करना है, वही बात यहां बोल रहा है वो, डेटा को ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, उसको कितना विस्तार देना है, कब कितना विस्तार में पढ़ाना है। जैसे मैंने जो डीबीएमएस है उसको मैं कम विस्तार दूंगा, कम क्लास दूंगा और पढ़ा जाऊंगा आपको। कम क्यों? कम तो नहीं रहेगी, कंटेंट तो पूरा दूंगा, क्लास बड़ी हो जाएगी, बस ये डिफरेंस रहने वाला है। तो क्या करता है इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को क्या करता है, संरक्षित और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है। यह डेटा को व्यवसायिक और उपयोगी संदेशों तक पहुंचने के लिए इसे संरक्षित रूप में मदद करता है। कुल मिला के यहाँ देखना कि आपका जो डेटा है वो एक व्यवसायिक बिजनेस के रूप में, कॉमर्शियल रूप में, और आप जिस रूप में उपयोग करना चाहते हो, इवन मेरे सामने जो डेटा रखा है मैंने इसको सेव करके रखा। अगर मैं इसको, जैसे मैंने आपके सामने क्लास ले ली, क्लास पूरी होने के बाद, ये सारा सिलेबस होने के बाद मैं कुछ दिन में अगर क्लास से रोक देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ, और ये कंटेंट जो है कुछ दिन बाद वापस हटाता हूँ, जो पीडीएफ दे रहा हूँ, तो क्या होता है, इनको मैं वापस पेड कोर्स में बेच भी सकता हूं, क्योंकि वहां उपयोग कर सकता हूं, और अभी दे भी पा रहा हूं आपको, फ्री में भी दे पा रहा हूं, व्यवसाय में भी यूज कर सकता हूं। इवन मैं इसका यूज कर सकता हूं सेव करके, है
है ना, मैनेज कर रखा। तो एक मैनेजमेंट एक बार तैयार हो गया ना, उसी मैनेजमेंट मेरा कंटिन्यू अब चलता रहेगा। सिलेबस एक बार तैयार हो गया ना किस तरीके से मुझे पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब अगली बार जहां भी क्लासेस लूंगा, कुछ चीज 19-20 जो छुट्टी हुई उनको डाला और तुरंत क्लास होगी। अगली बार जब भी हम पेड कोर्स लेकर आएंगे लगभग यही क्लास चलेगी, लेकिन कहने को कुछ सुधार होगा। सुधार क्या होगा, एक तो जो बोलने की क्षमता है मेरी चेंजेस आ जाएगी थोड़ा, वो तो होना ही है समय के साथ, ये तो आप भी समझते हैं। और एक और क्या होगा, कुछ जो टॉपिक कहीं कहीं छूट जाता है उनको करवा दिया तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये बात यहाँ बोला जा रहा है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को संरचित किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता उसे आसानी से खोज, एक्सेस और प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद यह उपयोगकर्ता जो है, यह उपयोगकर्ता को डेटा की सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आप इस भावना को अच्छे समझोगे। अब आप ये बोलना सर इसको समझाया नहीं आपने विस्तार से, मैंने एक शब्द यहाँ जब ये पढ़ा उससे पहले समझा दिया, वही सारी बात इसमें लिखी हुई है। जो समझदार है वो एक बार में ही समझ जाते हैं। और देखिए फिर इससे क्या होता है, अगर मैं एक ही बात को डबल डबल टिबल टिबल समझाऊंगा तो जो समझ चुके हैं वो बोर होने लगते हैं, ठीक है ना। जिसको समझ आया वो रिपीट क्लास करे, समझ में आता जाएगा। लाभ किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लाभ है, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उसको समझ लेते हैं। क्या है, अधिक तत्परता, जो आपके उसमें है जो रेडीनेस उसके बारे में। ग्रेटर, कैसे, डेटा को संरक्षित करने से उपयोगकर्ता जल्दी से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा की खोज उपयोग कर सकता है। कुल मिलाकर इस पूरी बात को सामान्य भाषा में ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको मैं क्लासेस जो दे रहा हूं वो आम भाषा में ना दूं और ये हिंदी में ना दूं, इंग्लिश में दूं, तो क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? नहीं ना। आप उस पीडीएफ के लिए कितने भटकेंगे, आप बोरिंग होंगे, क्लास नहीं करेंगे। मैं आम भाषा में समझाता हूँ, अपने नॉर्मल प्रैक्टिकल चीजें आपको एग्जांपल में लाके देता हूँ। देन उसी के साथ क्या हो रहा है, आपको ये जो कंटेंट देता हूँ, यहाँ जो टाइपिंग वाली लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट भी यूज करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में विकल्प में वैसी लैंग्वेज आना है, उससे भी आपको रूबरू कराता हूं और मैं भी उनका उच्चारण करके सामान्य भाषा में यूज समझाता हूं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा, आप उसको क्या करो, कंटिन्यू क्लास देख पा रहे हो। अगर आपके सामने सरल वे में नहीं होगा तो क्या आप तत्परता के साथ, यानी कि जल्दी से उसको रीड कर पाओगे, आसानी से नहीं समझ पाओगे ना, टाइम लगेगा। वही बात बोल रहा है कि आपको अगर डेटाबेस मैनेजमेंट का अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो, जैसे मैं पढ़ाने से पहले अगर पढ़ के नहीं आऊंगा, अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, उसके बारे में प्लान नहीं बनाऊंगा, प्री प्लान बना के नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये क्लास जो है ना इतनी एरर होगी, इतनी त्रुटि होगी कि मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगा, बस पढ़ के नहीं चल दूंगा। एक क्लास में किया मैंने ऐसा, मेरे को समझ नहीं मिला, मैं क्लास रिकॉर्ड करना गया, क्लास में पढ़ाया, मैं वहां इतना अच्छे से विस्तार से नहीं समझा पाया था उस चीजों को, मुझे भी लगा वो वही बात है, ठीक है। इसके बाद मतलब इसका मतलब नहीं कि वहां मैंने समझाया नहीं, समझाया, लेकिन इतना अच्छे से जैसे मैं सामान्य से समझाता हूँ हर जगह, वहां इतना आसान नहीं हो पाया था। अधिक स्पष्टता, इसका मतलब है जो आपके मोरल क्लियरिटी है, आपके मोर क्लियरिटी, मतलब मैं अगर आपको क्लियर नहीं बताऊंगा किसी चीज को, आप जैसे यहाँ लिखा संरचित का मतलब यहाँ के डेटा को सुरक्षित करके रख रहा है, सुरक्षित मतलब क्या कर रहा है, सिक्योर करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, इन चीज में इसका यूज किया जा रहा है, या इस सेंस में इसका इस शब्द का उपयोग किया गया। अगर ये आपको मैं ना समझाऊं तो आप क्या करोगे, तुरंत इस क्लास को छोड़कर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि शब्द ही नहीं समझा रहा हूं और इतने खतरनाक शब्द यूज कर रहा हूं, इसलिए। तो क्या हो रहा है, स्पष्टता, क्लियरिटी कैसे है, एक तो डेटा सिक्योर है, सिक्योरिटी के साथ मतलब सुरक्षित है, स्टोर है, साथ में आपकी गुणवत्तापूर्ण है, आपको क्लास क्या हो रही, जो प्लेलिस्ट में क्या हो रही, सिक्योर रखी हुई ना, के बाद सुरक्षित रूप से, और गुणवत्ता मतलब जो कंटेंट है वो क्वालिटी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, और स्पष्टता कैसे, कंटेंट में कहीं भी कोई एरर नहीं है, वो वेरीफाई कैसे है। देखिए एक होता है 19-20 हो जाती है एरर, कहने के हो जाती है, लेकिन इसको इतना ध्यान दिया जाता है कि 19-20 भी ना हो, 2 से 3-4 बार चेक करते हैं, फिर भी एक ह्यूमन एरर होती है। तो मैं इसके ऊपर तो मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि नहीं हो कहीं भी, अगर कुछ भी होगी तो मैं आपको उसमें पिंक करके कमेंट में उस प्ले जो भी वीडियो है उसके कमेंट अवश्य दीजिएगा, वहां पिंक की हो रही कुछ अगर एरर भी रही होगी तो, ठीक है, वो ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो अब कहते हैं स्पष्टता कैसे है, तो आपको वीडियो सारे मिल रहे हैं, कंटिन्यू कंटेंट सारा मिल रहा है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, बढ़ जाती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। अगर आपने सारे क्लास कंटिन्यू किए और आपको सारी चीज समझ में आई, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो क्लियरली आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत अपना डिसीजन लोगे और आंसर लगा जाओगे, ये निर्णय ले जाओगे, समझ गए। आगे अगला कौन सा है, संबंध और संपर्क, मतलब रिलेशनशिप और जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में। डेटा को संरचित करने से उपयोगकर्ता को डेटा के संबंधों को समझने और संपर्क करने में मदद मिलती है।
मतलब कैसे? आपके सामने अगर डेटा कुछ मिल पा रहा है तो आप क्या कर पा रहे हो, उस डेटा से जुड़ पा रहे हो, अपने लिए यूज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, संपर्क स्थापित कर पा रहे हो। अपनी जानकारी में अगर वो कम है, अपने डिक्शनरी में कम है, अपने माइंड में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसको एकत्र कर पा रहे हो। डेटा सुरक्षा, डेटा की सिक्योरिटी होती है, कैसे होती है? जो डेटा की संरचित रूप में रखने से उसकी सुरक्षा में सुधार होता है, क्योंकि सुरक्षा के नियमों को अनुमति दी जाती है। सुरक्षा होती है इसमें, कुल मिलाकर नियमों के अनुसार होती है। इसके बाद है अधिक सार्वजनिकता, मोर पब्लिसिटी। संरचित डेटा को आसानी से साझा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल। इवन देखिए ना, आप, मैं एक क्लास ले रहा हूं, एग्जांपल ये लीजिए प्रैक्टिकल वापस। यूट्यूब पे आप क्लास कर रहे हो, वाईटी पे, वाईटी मतलब यूट्यूब, ठीक है? तो वाईटी पे आप क्लास ले रहे हो, इस क्लास को क्या किसी के लिए बाउंडेड किया गया है? नहीं किया गया है। नहीं, चाहे वो मेंबर सब्सक्राइब वाला हो, अनसब्सक्राइब वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, आपको तभी अपडेट मिलेगा। तो नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। तो ये देखिए बोल रहा है आपको सब्सक्राइब करने का, है ना? ये विद्या खुद तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे याद आ गया, तो ये जो है आपको वीडियो पहुंचाया जा रहा है, ये किसा है? सभी के लिए अवेलेबल है। वो आसानी से इसका एक्सेस ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपने एग्जाम में इसका क्या सकते हैं, अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन में अच्छी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। जो सार्वजनिक उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देता है। करे रहा हूं ना, हमारा जो यज्ञ विद्या थ्रू कंटेंट अवेलेबल किया जा रहा है, इस सभी के लिए क्या हो रहा है? सहयोग भी तो हो रहा है, उपयोग भी तो हो रहा है, ठीक है ना? तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला कौन सा है? समय और धन की बचत। कैसा समय और धन की बचत है? कि आपकी जो सेविंग है टाइम उसकी और मनी, इसको एक इस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलिएगा, मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं उसको मान लीजिएगा, 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि अगर मैं ये क्लास ऑफलाइन लेता हूं तो क्या मैं एक समय में सारे बच्चों को, मतलब मान लीजिए 1200-1300 को नहीं पढ़ा सकता हूं? मुश्किल से 300-400, इससे ज्यादा को अगर मैं क्लास लूंगा तो जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। तो यानी कि मुझे जो आज 1200 के लगभग को मैं अगर क्लास दे पा रहा हूं, उसी समय में इतने लोगों को दे पा रहा हूं। वहीं अगर इस क्लास को अभी जो लाइव क्लास, मतलब क्लास अपलोड होते जो देख पा रहे हैं, मैं उतनों का एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद में तो और भी देखेंगे बहुत सारे, है ना? धीरे धीरे एग्जाम जैसे नजदीक आएंगे बहुत सारे देखेंगे। तो ये जो क्लास देख पा रहे हैं इतने सारे, तो उसी समय में इतने सारों को मैं बेनिफिट दे पा रहा हूं। लेकिन मैं अगर मैं ऑफलाइन लेता हूं तो मुझे इतना सा कंटेंट वही है, उसके लिए मुझे अलग अलग शिफ्ट में क्लासेस करवाना पड़ेगी, यानी कि मेरा समय ज्यादा खर्च होगा। दूसरा, धन की बचत, मतलब मुझे धन की बचत कैसे होगी? मैं उस कम समय में इतने सारे को क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी बचत हो रही, यानी कि मेरी एनर्जी बचत हो रही, तो ये भी मेरा धन नहीं तो है ना। दूसरा, जो एनर्जी लाइट वाली है, बिजली है, उसकी बचत होगी। फैन चल रहा है, एसी चल रही है, और ये जो कैमरा वगैरह स्लाइड जो भी दिखाई देता है आपको, अगर ऑफलाइन में जाता है तो इन सबकी एनर्जी, ये भी तो खर्च बढ़ेगा, बिजली बिल तो बढ़ेगा, इन सारी की बचत होगी हो रही। इसी के साथ अगर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज पहले से कर रखा है, तो आप उस डेटा को प्रेजेंट करते समय आपको क्या होगा? एक तो समय कम लग जाएगा। जब समय कम लगेगा तो आप जब उसमें वहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम खर्च में कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि एक ही बार में सटीक तरीके से पहुंच जाओगे, डबल खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्लास देख पा रहे हो, क्या हो? एक बार में अगर सारा कंटेंट मिल पा रहा है आपको, वो क्लास करके आप डबल नहीं करना पड़ रहा, सारी एग्जाम को कर पा रहे हो, वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हो, उससे भी आप आसानी से इसको समझ सकते हो। आई होप समझ गए होंगे। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल कैसे? मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसको समझाया था कि आप क्लास कर रहे हो तो आपको डेटा जो है एक ही बार खर्च हो रहा है, वो सारी बात बताई थी ना, उससे भी इसके साथ जोड़ सकते हो कहीं ना कहीं। संरचित डेटा को प्रबंधित करने में समय और धन की बचत होती है, ये बोला मैंने, है ना? क्योंकि उपयोगकर्ता को अधिक संरचित और पूर्णतः डेटा के लिए खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात मैंने जो मौखिक समझाई है वही यहां लिखी हुई है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे आते हैं। आगे आपका आ गया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको एक और बात ये बताना है कि जो आपका ये बताया मैंने अभी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डेटा का ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेटा का ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेंगे हम, किस तरह से करेंगे, ये आपको जवाब देना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अब ये बोले सर क्लास में ऐसे क्यों दे रहा हूं? आपका अगर कंटिन्यू बने हुए, आपका ध्यान अगर एक जगह है तो आप हर सवाल के जवाब दोगे। जैसे प्रज्ञा सिंह जी हैं, जो भास्कर करके कुछ ऐसे है, वो है यूजर है, और अरुण है, अरुण के अर्जुन ऐसा कुछ नाम है, और 2-3 और है जिनका नाम अभी मैं रिकॉल बार, जितेंद्र करके ऐसे भी हैं 2-3।
अच्छे से कमेंट करते हैं, सारे जवाब भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कंटिन्यू पूरी क्लास कर रहे हैं, उनके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो आप भी कंटिन्यू क्लास करते चलिएगा। अगला आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, फाइल का मैनेजमेंट। आप इसको तोड़ के पढ़िए, समझे सर। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि फाइलें जो है उसको मैनेज करके रखना, और सिस्टम कौन सा, अपना जो सिस्टम कंप्यूटर है उसकी बात हो रही। तो आप एक बात अपने जो ऑफलाइन वाली बात समझिए, आपकी किताबें, फाइलों का मतलब ले लीजिए आपका जो नोट्स है, जब आप क्लास नोट्स बनाते हो उसका ले लीजिए, ठीक है। तो ये नोट्स में फाइल को आप किससे जोड़ लीजिए, अपने नोट्स से जोड़िए। नोट्स से जोड़ेंगे तो जब आप इसको नोट्स से जोड़ रहे हो उस समय आप ये सुनिए कि आपने जो नोट्स बनाए पहली क्लास का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, एक क्रम में बनाए। तो धीरे धीरे आपको सारे जो रिवीजन कर रहे होंगे, जब रिवीजन करोगे, अभी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे वो भी करेंगे, एग्जाम के साथ करते जाएंगे धीरे धीरे। जितने आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा, एक के बाद एक पेज खुलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो आपने पेज लिखा, फिर ये पेज, फिर ये पेज, तो ये पेज खुल रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, एक मैनेज, एक क्रम में खुल रहे हैं ना, एक क्रम में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आपके सामने एक क्रम में दिखाई देंगे तो ये क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा ना, कहीं मैनेजमेंट हो रहा ना। तो ये बोल रहा है कि फाइलों का मैनेजमेंट मतलब यहाँ अगर आप कोई फाइल तैयार करते हो, किसी तरह कोई फाइल प्रेजेंट करके रखते हो, तो ये क्या हो रहा है, आपकी फाइल मैनेजमेंट, उसका मैनेज करके रखोगे, किसमें, सिस्टम में। यानी कि जैसे मैंने मान लीजिए एमएस वर्ड में कोई फाइल लिखी, उसका मैनेज करके रखूंगा मैं। इवन ये पीपीटी पावर पॉइंट में तैयार कर रहा हूं, मुझे कौन सी फाइल किस नाम से सेव करके रखना है, उसको मैनेज करके रखना, कौन से फोल्डर में रखना है, ये सारा कार्य इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं लाया जा सकता है, रहेगा, उससे समझा जा सकता है। चलिए आते हैं, अब ये मैंने आपको सारे मौखिक समझा दिया। मैं क्या करता हूं, इजीली इसको सबको आसानी से रीड करके समझा देता हूं, है ना। एक बार जो मैंने समझाया बात वही लिखिए, फिर भी समझाता हूं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अच्छा, आपको एक और बात बताना है, जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस, वो क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ठीक है। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने जो अभी वाला जो चल रहा है इसके ऊपर। इसमें क्या है, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर फाइलों को प्रबंधित करने में मदद करता है। जो कंप्यूटर की जो फाइल है, देखिए ना, ये यहाँ क्या लगा, सिस्टम लिखा है। सिस्टम किसके लिए शब्द, सिस्टम शब्द किसके लिए यूज करते हैं हम, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, पूरा सीपीयू है, डेस्कटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, इन पूरे जो बन के तैयार हुआ ये हमारा सिस्टम है, उसकी बात की जाती है। तो किसके लिए बात की जा रही है, कंप्यूटर फाइलों को प्रबंधित, उसको मैनेज करने में मदद करता है। ये बात मैंने आपको मौखिक भी समझाई। यह सिस्टम फाइलों को संग्रहित करता है और उन्हें संरचित करता है, उन्हें खोजने की सुविधा प्रदान करता है, और उन्हें संशोधित और हटाया जा सकता है। ये सारे कार्य कहीं ना कहीं से किया जा सकता है, इसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिस्टम कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को फाइलों को संग्रहित करने और प्रबंधित करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिससे अपने काम और सुगम और संगठित ढंग से कर सकते हैं। समझ गए, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे, ये इंग्लिश के हैं। चलिए आगे, कौन सा इसके कुछ लाभ हैं, इसके जो कुछ क्या है बेनिफिट्स है, उनको हम समझ लेते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स तो है लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा, फिर से गला सूख जा रहा है क्लास के चक्कर में, गर्मी के दिन में। संरचनात्मक मतलब जो आपका स्ट्रक्चर आप तैयार करते हो, कहीं ना कहीं उसकी बात की जा रही है। कैसे, आप किसी भी फाइल को क्या करते हो, फाइलों को संरचित रूप में रखने के लिए आपको मदद प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता को उन्हें खोजने और पहुंचने में मदद करता है। या इसको ऐसे समझिए, आपने कोई भी क्या किया, फाइल तैयार की, तो उसकी एक संरचना बना करके आपके सामने रखी गई, तो आप उस तक, मान लीजिए मैंने एक फाइल बना के रखी, उस फाइल के अंदर, उस फाइल का नाम रखा कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर यूपी पुलिस का जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो भर्ती है, उसका पूरा सिलेबस रखा, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखा, इन सारा को मैंने मैनेज करके रखा। तो मेरे लिए वो फाइल क्या हो गई, इन सबकी सुविधा को लिए आसानी से पहुंच उपलब्ध कराने वाली क्या बन गई है, माध्यम बन गया है। वहां तक पहुंचाने का अच्छा क्या बन गया, सुरक्षित रूप से माध्यम बन गया है। यही बात यहाँ बोलना चाह रहा है, ठीक। संचयनीयता मतलब क्या हो रहा है, जो स्टोरेबिलिटी मतलब स्टोर जो होगा फाइल होगा, वहां वो अच्छे से किया जाएगा, स्टोर करके उसको सुरक्षित रूप से फाइलों को स्टोर करके रखा जा सकता है, ताकि उपयोगकर्ता बाद में आसानी से उपयोग कर सके। अभी मैंने किसका नाम लिया है,
अभी मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की है कि जो मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के फोल्डर बना के तैयार किया है, उस फोल्डर को अंदर पूरा सिलेबस रखा है। तो मैंने क्या किया, सुरक्षित करके रखवा ना उसको, कहीं ना कहीं उसको सेव करके रखवा, तभी तो मैं आसानी से पहुंच पाऊंगा। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद में सिक्योरिटी सुरक्षित है। अब वो जो फाइल है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षित रूप से फाइलों को सुरक्षित संरक्षित मतलब जो सुरक्षित है करके रखता है, ताकि अनधिकृत उपयोगकर्ता तक पहुंच ना हो सके। समझ गए? सहयोग, ये बात अभी हमने जो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन में समझी थी, वही इसके क्या लाभ हो रहे हैं। सहयोग कैसे सहयोग करता है, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता फाइलों को साझा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के रूप में फाइल को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को साथ उसका शेयर कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं, जो उनके काम को सरल और दक्ष बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। वृद्धि मतलब इंक्रीज करें किसमें, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से उपयोगकर्ता अपने कार्यों को तेजी से और सहजता से संपन्न कर सकते हैं, जो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब बोले सर आप तो पढ़ते जा रहे हैं। मैंने अभी जब आपको फाइल मैनेजमेंट पढ़ा है, इन शब्दों को कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन ये वृद्धि वाला नहीं पढ़ा है, तो इसको सुनो। फाइल कैसे वृद्धि होगी, जब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका कार्य में उपयोगकर्ता के लिए कैसे वृद्धि होगी तेजी से, जैसे कोई यूजर है, जैसे मैं हूं यूजर, मेरे लिए कैसे अच्छे से वृद्धि होगी, जल्दी में कैसे कर जाऊंगा, कम समय में ये कार्य कैसे करूंगा। मैंने जो फोल्डर बनाया है वो बना करके तैयार किया, उसके अंदर सारा सिलेबस रखा। जब मैं क्लास लेने आता हूं तो उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, वो जो पीपीटी मेरे पास रखा है उसको मुझे यहाँ लाना पड़ता है इस वाले दूसरे सिस्टम में। तो इसमें लाने के लिए मैं उन सर को सेंड करता हूँ, जो टीम है उनको सेंड करता हूँ, और वो यहाँ शो करवाते हैं। तो यहाँ जब इसमें आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, तो मैं उससे पहले जब मैं सर्च करके भेज रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ आसानी से, कम समय में, मुश्किल समय जब रूम से निकलता हूँ यहाँ पहुंचने में मुझे मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है इसको शेयर करने में तुरंत ही। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सेव करके रखा है इसी जगह, मैं आसानी से उस तक पहुंच पा रहा हूँ। तो क्या हो रही, मुझे कम समय में मेरे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही कार्य करने में, हो रही ना। कम समय में 2-3 पीपीटी भेज देता हूँ। संग्रहण मतलब स्टोरेज क्षमता, तो बड़े और छोटे फाइलों को संग्रहित करने में मदद करता है। अब आप ये बोलेंगे सर बड़े छोटे कैसे, तो जैसे मैंने अभी आपको यज्ञ विद्या बोला है, एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अगर मैं 100 फाइल भी रखूंगा तब भी ले जाएगा, और अगर 10 भी रखूंगा तब भी वो फोल्डर लेके चला जाएगा, वो तब भी वो सेव कर लेगा। ये बात बोल रहा है ताकि उपयोगकर्ता संग्रह की समस्या से निपटने में सहयोग मिल सके। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम यहाँ रोकेंगे, इसके बाद बचे हुए टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे। अब आप बोलेंगे सर अगली क्लास में क्यों, तो अगली क्लास में इसलिए कि बहुत सारे टॉपिक हमने अभी करवा दिए हैं आपको, है ना, करवा दिए है ना। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम जो डीबीएमएस है उसके अगले क्लास में करेंगे, और जो बचा है उनको उसमें, लेकिन जो भी नया है वो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर के सारे क्लासेस कर सकते हैं, उनको कीजिए ताकि आपको अच्छे से बूस्ट मिल सके। जो भी बंदे नए हैं वो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल तो ये है @यज्ञविद्या जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में ही जो पीडीएफ आपको अगर टेलीग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.yagvividya.com, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं बीच बीच में उनके जवाब देना है, जो जवाब देगा उनके नाम लास्ट जो क्लास रहेगी सभी तक उन सबकी मैं क्या करूँगा, एक पीपीटी बना करके इसी के ऊपर एक क्लास लूंगा कि इन बच्चों ने मेरे साथ, ये जो फ्रेंड्स हैं कंटिन्यू बने हैं, उन्होंने मेरी क्लास लेकर के कहीं ना कहीं अपनी इसमें तैयारी में इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, और रहता है ना थोड़ा उनके प्रति लगाव बन जाता है। फिर अच्छा लगा तो कम से कम अपने 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।